गुड मॉर्निंग गाइस। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 4 स्टार्ट किया था। यूनिट 4 का दिस इज चैप्टर 6। उसके अंदर हम लोगों ने टैक्स रिलेटेड पॉइंट्स जो थे वो स्टार्ट किए थे एंड मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ द ओनली चैप्टर जिसमें आपको थोड़े बहुत टैक्स रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू अप्लाई दिस टैक्सेशन पॉलिसीज। मतलब हम लोग का स्टार्टिंग का जो इनकम टैक्स एक्ट जो था, इंडियन टैक्स एक्ट जो था, उसके अंदर जो ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, या फिर हम लोग अगर बात करें लाइक एन अमेजोन, जहाँ पे अमेजोन इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म विच कनेक्ट्स मर्चेंट एंड सेलर। तो वो एक्टिवली कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है। सो हम लोगों के जो टैक्सेशन पॉलिसीज है वो बेसिकली क्या बताते हैं कि इफ़ यू आर अ बायर और अ सेलर, सो और इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी XYZ प्रोडक्ट, then you supposed to pay a tax. But what about the companies who are just providing a platform or a service uh, where merchant and buyer can connect and they can do their business? So देखो अभी business जो हो रहा है वो मर्चेंट एंड जो कस्टमर है उनका, मतलब मर्चेंट्स का हो रहा है, वो आर कनेक्टिंग थ्रू देयर कस्टमर्स ओवर अमेजोन प्लेटफॉर्म। अब एज वी नो कि हम लोगों का जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है या फिर फ्लिपकार्ट है, अब हम लोग के पास टैक्सेशन पॉलिसीज जो है उसके अंदर ये वाले पॉइंट्स थे ही नहीं। हम लोग अभी वो टैक्सेशन पॉलिसीज को थोड़ा मॉडिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं, बट अभी भी पूरी पूरी तरह से वो मॉडिफाई नहीं हो चुका है। इसके लिए अभी भी अगर आप देखेंगे, अभी भी वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लूपहोल्स मिलेंगे जहाँ पे टैक्स चोरी होता है। बेसिकली वी डोंट हैव एनी हार्ड एंड फास्ट आर्किटेक्चर जैसा आपके पास फिजिकल कंपनीज के लिए रहता है। वी डोंट हैव सच थिंग्स फॉर दिस वर्चुअल कंपनीज। एंड उनको हम लोग कैसे टैक्सेशन ब्रैकेट में लाएंगे, ये बहुत टाइम तक प्रॉब्लम चल रहा था। एंड नाउ दे आर एटलीस्ट वी कैन से 70% दे आर अंडर टैक्सेशन ब्रैकेट। अब अगर वो टैक्सेशन ब्रैकेट में आ गया है जो पहले नहीं था, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब इफ अ कंपनी जनरेट्स अ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया, देन इंडियन गवर्नमेंट विल चार्ज अ टैक्स ऑन द सेम इनकम as well as when they take the same income to their home country, then that country is also charging a tax on the same. क्या हो रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है, राइट? जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इफ आई एम इन सम कंट्री लाइक US, इफ आई एम इन USA, तो क्या हो रहा है, इफ आई एम अर्निंग समथिंग देयर, तो वहाँ पे मेरा टैक्स जो है वो अप्लाई होगा। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई एम सेंडिंग द दैट इनकम टू माय फैमिली विच इज़ इन इंडिया, तो यहाँ पे भी वापस मुझे अलग से मेरा जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा। और हम लोगों को सबसे पहले NRI अकाउंट ओपन करना पड़ेगा एंड उसके बाद उसमें कितना अमाउंट आ रहा है उसके हिसाब से वहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है। हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि वी डू हैव डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स विथ फ्यू कंट्रीज। वहाँ पे क्या होगा कि हम लोग वहाँ पे बताएंगे कि वी हैव अ सोर्स कंट्री, जो आप जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका होम कंट्री है, एंड अदर इज द बिजनेस कंट्री जहाँ पे आपका मेन बिजनेस हो रहा है। अभी अगर दो कंट्रीज के बीच में अगर दो कंट्रीज के बीच में अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट हुआ है, तो आपको दोनों कंट्री को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक वी हैव अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट विद सिंगापुर। अगर मेरा सिंगापुर के साथ ये सिमिलर अग्रीमेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि द पीपल और अ कंपनी और अ बिजनेसेस हु बिलोंग टू सिंगापुर, they will not pay any tax to us. They will directly pay whatever tax, whatever income they are generating from India,
दे विल पे दैट टैक्स इन देयर होम कंट्री इटसेल्फ। सो क्या हो गया, अभी वो डबल टैक्स जो उनके इनकम के ऊपर अप्लाई हो रहा था वो कहीं ना कहीं कट गया। ठीक है। इसके बाद में जो एक तो एस्टेब्लिश कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज मेनली, ओईसीडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो सारे डेवलप कंट्रीज आते हैं। ठीक है, डेवलप कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री, आई मीन यू कैन से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है जिसको हम लोग ओईसीडी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दे हैव एस्टेब्लिश्ड समथिंग विच इज कॉल्ड एज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। मतलब आप देखो कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि इफ व्हेन सुजुकी फर्स्ट एंटर्ड इन इंडियन मार्केट, सो उनको मारुति के साथ कोलैबोरेट करना पड़ा सो दैट दे कैन एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स विच इज प्रोवाइडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन कंपनीज और द रेसिडेंट कंपनीज। अब वो सेम बेनिफिट्स अगर फॉरेन कंपनीज को भी चाहिए, वो सेम चीज़ें अगर फॉरेन कंपनीज को चाहिए, और इफ दे वांट गवर्नमेंट गिव देम द बेस्ट सर्विस, तो उनको क्या करना पड़ेगा, दे डायरेक्टली डोंट हैव एनी कनेक्शन, और दे डायरेक्टली डोंट हैव एनी प्लेस ऑफ रेसिडेंट हियर, दे डोंट बिलोंग टू इंडिया। तो इंडियन कंपनीज को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो फॉरेन कंपनीज को ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे। सो व्हाट मोस्ट ऑफ फॉरेन कंपनीज डू, दे बेसिकली कोलैबोरेट और दे हैंड ओवर द फ्रेंचाइजी टू एनी इंडियन पर्सन। तो उससे वो भी वो सेम बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली। सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं कि हम लोग के पास क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का एक आइडिया है। सो यहाँ पे क्या बोला है, एज पर द बेनिफिट्स अंडरटेकिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट आर टैक्सेबल इन अदर स्टेट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो उसके बेस के ऊपर विल जस्ट चार्ज अ टैक्स दे। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, बेनिफिट ओनिंग टू अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन द स्टेट ऑफ सोर्स आर आइदर एग्जेम्प्टेड इन द स्टेट ऑफ रेसिडेंस और द स्टेट ऑफ रेसिडेंस परमिट्स क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड। मतलब मैं वहाँ पे जाके, जो मेरा एक्चुअल होम कंट्री है वहाँ पे जाके आई कैन यूज़ दिस क्रेडिट्स। मतलब मैंने अगर यहाँ पे अगर टैक्स पे किया है तो मुझे ये सेम जो मैंने यहाँ पे टैक्स पे किया है वो सेम मैं वहाँ पे बताऊँगा। एंड देन वहाँ पे जब मेरे जो भी बचे हुए टैक्स में कुछ पे कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट मुझे क्रेडिट मिलेंगे, एंड दैट क्रेडिट विल बी अगेन यूजफुल। जैसे आप देखो कि अगर हम लोग कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वी गेट पे बैक पॉइंट, तो एग्जैक्टली सेम वे आई कैन यूज दिस क्रेडिट पॉइंट्स फॉर माई फॉर द बिजनेस। ठीक है, ये बेनिफिट होगा। अब ये सारा जो है, ये मैंने लास्ट लेक्चर आपको जो बताया था उसका मैंने शॉर्ट एक रिकैप किया है। अब इसके आगे आपको क्या बोला है, देखो वी हैव आर्टिकल 5। अब याद रखो कंपनीज एक्ट, स्टार्टिंग में हम लोग के पास कंपनीज एक्ट था 1956 या समथिंग था। अभी हम लोग के पास लेटेस्ट वाला कंपनीज एक्ट है, दैट इज 2013। सो अब वो 2013 के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए, लेकिन अभी भी उतने लोग कुछ पॉइंट्स ऐड नहीं कर पाए बिकॉज 2013 में जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कंपनी एक्ट को मॉडिफाई किया, तो आप देखो कि सीए और वो लोग जो है वो मेनली कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने 2013 वाला जो कंपनीज एक्ट मॉडिफाई किया, मतलब अपडेट किया, नाउ वी आर फॉलोइंग दैट एक्ट इटसेल्फ, पुराना वाला नहीं यूज कर रहे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2013 में आपने बनाया, वो टाइम पे ना हम लोगों के पास एक्टिवली अवेलेबल फेसबुक था, ना उतना एक्टिवली अवेलेबल अमेजोन था, है ना। हम लोग के पास छोटे मोटे कंपनीज थे, गूगल था बट दैट वाज नॉट बिग जितना वो आज है। फेसबुक था 2008 के बाद में, 2010 के आसपास आपको पता चलेगा कि फेसबुक वाज आल्सो इन इंडिया। तो वो जो है वो भी था, लेकिन फेसबुक वाज आल्सो अ वेरी स्मॉल कंपनी, जो लेवल पे आज वो है उतना बड़ा नहीं था। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आर्टिकल 5 और उसका सबसेक्शन 1 जो है, इट डिफाइंस द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड उसके बेसिक रूल्स क्या रहेंगे, बराबर है। जिसके बेस के ऊपर आप क्या करेंगे, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो यहाँ पे बता के आप एक टैक्स पेयर है और यहाँ पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, ये आप प्रूव करेंगे, जिसकी वजह से जो डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हम लोग अवॉइड कर सके। एंड उसके बाद आप जो थोड़ा बहुत टैक्स अपने अगर होम कंट्री में भरते भी है तो उसके अगेंस्ट यू विल गेट अ क्रेडिट, बराबर है, वो बेनिफिट होगा।
देन आर्टिकल 5 सबसेक्शन 2। अब क्रेडिट का मतलब क्या है? सपोज अगर मैंने 1 लाख भर दिया ना, तो मुझे गवर्नमेंट के साइड से 1 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा। तो आगे मैं जो भी कोई दूसरा बिजनेस करूंगा तो मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऑलरेडी क्रेडिट गवर्नमेंट के पास है। तो उसी में से वो जो क्रेडिट्स है वो माइनस होते जाएंगे, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आर्टिकल 5 सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? सेवरल एग्जाम्पल ऑफ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, दिस एग्जाम्पल्स कुड ऑल्सो बी यूज टू फॉर्म अ पॉजिटिव लिस्ट। देन सेम वे आर्टिकल 5 सबसेक्शन 3, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज। देखो यहाँ पे सर्विस आया। सर्विस मतलब जो कॉल सेंटर्स चलाते हैं हम लोग, आईटी आईटी कंपनीज चलाते हैं। एज वी नो कि आपके जो भी आईटी कंपनीज है, दे आर मेनली सर्विस बेस्ड कंपनीज। मतलब वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू सम थर्ड कंपनीज जिनके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। हम लोग अपने खुद के आइडियाज़ के बेस के ऊपर सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे। लाइक वी हैव गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेजोन, दे 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 हैव देयर ओन प्रोडक्ट। उनको किसी ने बोला नहीं था कि भाई आप आके गूगल बनाओ या अमेजोन बनाओ। दे हैव क्रिएटेड देयर ओन आइडिया, दे प्रमोटेड इट एंड दे आर नाउ वर्किंग विद द सेम। बट आपको इंडिया में मोस्ट ऑफ जो कंपनीज मिलेंगे, दे आर नॉट प्रोडक्ट बेस्ड, दे आर अ सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड मतलब दे सम कस्टमर कम्स टू देम एंड वो कस्टमर उनको बोलेगा कि भाई हम लोग को ये सॉफ्टवेयर चाहिए, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग वो सॉफ्टवेयर उनको बना के देते हैं। सो आपको क्या बोला है कि हम लोग के पास सर्टन कंपनीज जो रहेंगे वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज रहेंगे, जो फिजिकली कोई प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एंड वी हैव फ्यू कंपनीज जिनका काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। सो अगर मैं कॉल सेंटर अगर एस्टैब्लिश कर रहा हूँ, सो दैट इज ऑल्सो अ सर्विस, बराबर है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, अब जो सर्विसेज जो है ना, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। एंड आप देखो कि पहले ये प्रॉब्लम होता था कि अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक अ कॉल सेंटर वाज वन ऑफ द बूमिंग बिजनेस आफ्टर 2010। 2010 वाज द मेन टर्निंग पॉइंट, ठीक है। पहले से चालू हुआ था लेकिन 2010 वाज द मेन टर्निंग पॉइंट, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर का सिनारियो मिलता है, स्पेशली 2007 2008 से, ठीक है। सो दिस इज द मेन टाइम, 2007 है, 2008 है, जब कॉल सेंटर बहुत ज़्यादा बूमिंग हो रहा है यहाँ पे। और उसका मेन रीज़न क्या है कि हम लोग के टैक्सेशन पॉलिसीज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो द कंपनीज हु आर रनिंग द बिजनेस, दे आर इन टर्न दे आर एग्जेम्प्टेड, यू कैन से कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग अ सर्विस। मतलब ना मेरा खुद का कोई बिजनेस है, ना मेरा खुद का कोई एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बाई कर रहा है या सेल कर रहा है, ना मैं उसमें से कोई रिवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे की कंपनीज जो है, दे वर जस्ट रनिंग द कॉल सेंटर्स लाइक ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस, अमेरिकन प्रोसेस। जो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो कंपनी के लिए दे आर जस्ट डूइंग सम बिजनेस। सो वो लोग भी बहुत लेवल तक टैक्स चोरी कर रहे थे, है ना। सो वो सेम पॉइंट्स यहाँ पे दिए। आपको सिर्फ याद रखना है कि वी हैव आर्टिकल 5 और उसके एक दो ये जो सब सेक्शंस है वो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेनली अगर आप देखेंगे, सो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का बेसिक रूल आपको किस में मिलता है, आर्टिकल 5 सब सेक्शन 1 के अंदर, जहाँ पे क्या बोला, अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच अ बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज होली और पार्टली कैरिड आउट, दैट इज व्हाट कॉमनली रिफर्ड एज बेसिक रूल ऑफ पब्लिक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। ओके, नाउ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स। लाइक मेरा बिजनेस जो है वो इंडिया में भी चल रहा है, नेपाल में भी चल रहा है, श्रीलंका में भी चल रहा है, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ऑल्सो देयर इन मेनी अदर कंट्रीज। सो यहाँ पे आपको क्या बोला, Fiscal Affair of OECD Committee states that principles underlined under OECD model tax conventions कैन बी कैपेबल टू अप्लाई टू ई कॉमर्स। मतलब स्टार्टिंग में ये जो OECD के प्रिंसिपल्स थे, दैट वर नॉट अप्लाइंग ऑन ई कॉमर्स टाइप ऑफ अ प्लेटफॉर्म, but later they amended their own rules or set of principles which are there under the convention of model tax, जहाँ पे आपके कंपनीज जो है उनको कैसे टैक्सेशन अप्लाई होगा वो यहाँ पे बताया था।
तो उसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, मॉडल टैक्सेशन कन्वेंशंस जो है ये हम लोग यहाँ पे लेके आए। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसीज या चेंजेस कर दिए जिससे वी कैन इजीली अप्लाई और वी कैन इजीली चार्ज अ टैक्स ऑन ई कॉमर्स कंपनीज एज वेल। But the permanent establishment principles are struggling to cross border e commerce as there is inappropriateness of the said principle. These are the questions related to permanent establishment to cross border e commerce website server and ISP internet service provider. तो अगर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल बेसिस पे अगर अपना बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, देन हाउ वी आर गोइंग टू चार्ज। तो यहाँ पे देखो टैक्सेशन कन्वेंशंस हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लूपहोल तो मिल ही जाता है, बराबर है। सो वही लूपहोल का कंपनीज जो है वो बेनिफिट लेते हैं। नाउ वेबसाइट्स को हम लोग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बोल सकते हैं क्या? आप देखो कि गूगल है, तो द गूगल दे रन देयर बिजनेस, फेसबुक दे रन देयर बिजनेस हियर, एंड वो जो बिजनेस उनका रन हो रहा है ना, वो कोई फिजिकल कंपनी आके यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है और बाद में उनका बिजनेस रन हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो बाद में हुआ जब उनका बिजनेस ग्रो होते गया। बट वेरी फर्स्ट टाइम या मेनली आपको अगर फेसबुक को अगर इफ यू वांट टू कनेक्ट टू फेसबुक, you won't be searching for any of their offices, right? We are directly try to connect through their websites. At same point of time, same goes with Google as well. So uh, can we apply the permanent establishment tag to websites as well? Like we do have google.co.in, that means they have a specific domain name which belongs to India itself, है ना? And they do have some specific servers which are there, or they have established a server for India itself. अब आपको पता है या नहीं, जो हम लोग का डेटा था पहले गूगल के पास एंड फेसबुक के पास, अब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या होता था कि हम लोग का डेटा जो है ना वो डायरेक्टली जाता था इनके जो मेन सर्वर्स है वहाँ पे। तो ये बहुत सारे जो कंपनीज है ना, इनके मेन सर्वर्स जो है वो अमेजोन के थ्रू हैंडल होते थे। अब अमेजोन जो है वो अपना सर्वर्स जो है वो डायरेक्टली यूएस में मेंटेन कर रहा है। सो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, हम लोग का सारा डेटा जो है वो डायरेक्टली यूएस में जाके स्टोर हो रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब आप अपना सारा डेटा, अपने सारे लोगों का डेटा, आप देखो कि अगर फेसबुक और गूगल, अब अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो आपका ब्राउज़र अगर ओपन है, जीपीएस ऑन होता है, मैं गूगल मैप यूज़ कर रहा हूँ, सो मतलब आप क्या ब्राउज कर रहे हैं, आपके क्या इंटरेस्ट है, आपसे ज़्यादा गूगल को पता है। देन सेम गोज़ विथ फेसबुक एज वेल। तो सर्टन कंपनीज जिनके पास इतने ज़्यादा आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है और वो अपने सर्वर्स यूएस में ही सेटअप कर रहा है, तो मतलब अपने सिटीजन्स के सारे कॉन्फिडेंशियल गोइंग टू सम अदर कंट्री, एंड दैट इज समथिंग कि वहाँ पे वो कंपनीज वो डेटा को मिसयूज भी कर सकता है। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोगों को कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो, मतलब वो कंट्री के साथ अगर प्रॉब्लम हो जाए, तो वी आर अगेन अंडर अ बिग ट्रबल, क्योंकि आपके बारे में, आपके सिटीजन्स के बारे में आपसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो कंपनीज के पास है। अब देखो उसी को यूज़ करके तो वो लोग इतना रिवेन्यू जनरेट करते हैं। आपको जो एडवर्टाइज बताते हैं वो भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बताते हैं। सो बिग डेटा एनालिसिस कंटिन्यूअसली वर्कआउट होते रहता है। आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपका मेन जो इंटरेस्ट है वो कौन से सब्जेक्ट्स में है, subjects in terms whether you are interested in sports, cricket, football, etc etc, ये उनको पता है।
आप देखो कि अगर मैं थोड़े टाइम अगर मैं क्रिकेट स्कोर अगर फाइंड आउट करते रहूँगा, देखते रहूँगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको अपडेट आने लगते हैं देन, क्योंकि आज ये मैच है इतना स्कोर हुआ है, ये मैच है इतना स्कोर हुआ है। आपको बार बार वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपने गूगल का एडवर्टाइजमेंट भी दिखा रहेगा। सो दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग कि हम लोग अपने सिटीजन्स जो है उनके डेटा बाहर लेके जा रहे हैं। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने रूल्स जो है उसमें चेंजेस किए, एंड एज पर दैट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन आप वो डेटा को इंडियन बॉर्डर के बाहर नहीं लेके जा सकते। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे जो वेब सर्वर्स है, ठीक है, वो वेब सर्वर्स को हम लोगों ने इंडिया में एस्टेब्लिश किया। तो अभी अगर गूगल को परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो वो अपने वेबसाइट को अगेन रजिस्टर करेंगे, एक डोमेन होगा जो इंडिया को बिलोंग करेगा, एंड उनके सर्वर रहेंगे जो वो वापस कहाँ पे इंडिया में ही एस्टेब्लिश करेंगे। लाइक वी हैव अ हेड ऑफिस एट बैंगलोर। सो दिस इज द मेन बेनिफिट। सो यहाँ पे वेबसाइट एंड वेब सर्वर दोनों के बारे में दिया है। देखो फर्स्ट क्या बोला है, अब सब जगह पे याद रखना है आपको, एग्जाम में अगर रिटर्न एग्जाम में अगर आंसर लिखना है, पूरा आर्टिकल 5 के कौन से सबसेक्शंस याद नहीं आ रहे हैं ना, इन जनरल जस्ट राइट इट डाउन, आर्टिकल 5 ऑफ ओईसीडी मॉडल, ठीक है, ऐसे आर्टिकल 5 इन जनरल लिख दो। हाँ, ये याद रखना ही पड़ेगा आर्टिकल 5, और किसका है वो भी याद रखना है, ठीक है, ऊपर डिस्कस किया हम लोगों ने। So, as per the definition of permanent establishment, it needs a fixed place to carry out the business of an enterprise. Article 5 of OECD Model Treaty defines place of a business as to cover premises, facilitate or installation. Installations कुछ तो कोई स्पेसिफिक चीजें हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। अब अगर फिजिकल बिजनेस है तो अलग बात है, हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेंगे, इंटरनेट सर्विस लेंगे, देन वहाँ पे सेम वाटर कनेक्शन रहेंगे, बाकी सब रहेंगे। तो दिस आर द इंस्टॉलेशन जो फिजिकल वर्ल्ड में जाएगा। वर्चुअल वर्ल्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग अपना जो वेब सर्वर है, सॉरी, हम लोग का जो वेबसाइट है वो वहाँ से रजिस्टर करेंगे, राइट। सो यहाँ पे अभी आपको क्या बोला, OECD मॉडल फॉलोइंग अ प्लेस आर कंसिडर्ड एज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। कहाँ पे आएंगे, इफ देर आर अ प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच ऑफिस रहेगा, बराबर है, या आपका एक फैक्ट्री रहेगा, एक वर्कशॉप रहेगा, माइन रहेगा, ऑयल और गैस वेल्स रहेंगे आपके, बराबर है। ऐसे कोई भी अगर प्लेसेस रहेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वो टाइम पे वहाँ पे हम लोग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्लेस देंगे उसको। अब डायरेक्ट वेबसाइट्स को परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का पोजीशन मिलना डिफिकल्ट है। तो हम लोगों ने क्या बोला, एज पर दिस आपका एक ब्रांच होना चाहिए, या आपका एक ऑफिस होना चाहिए, है ना, आपका एक फैक्ट्री होना चाहिए। तो अगर गूगल अगर अपना सर्वर यहाँ पे सेटअप कर रहा है तो उसके लिए उसको फिजिकल प्लेस ऑफ कोर्स लगेगा, दैट्स इट। तो जियोग्राफिकल लोकेशन फाइंड करो ऑफ द सर्वर, और उसके बेस के ऊपर वी कैन से कि वेबसाइट डूइंग बिजनेस इन इंडिया मे हैव इट्स सर्वर एनीवेयर ऑन द ग्लोब, लेकिन इफ इट इज इन इंडिया तो उसको हम लोग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में ला सकते हैं। सो लोकेशन ऑफ सर्वर एज पी वुड लीड टू वेबसाइट माइग्रेटिंग टू सर्वर इन अ टैक्स हेवन। अब टैक्स हेवन का मतलब क्या रहता है पता है, ऐसे कंट्रीज, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे टैक्स जो है ना वो एकदम पॉइंट पे रहेगा, लाइक 0.5%, 0.25% या फिर जीरो रहेगा। अब इसका मेन बेनिफिट क्या रहता है, अब इंडिया में आप अगर देखेंगे हम लोग ऑलमोस्ट 20% जितना टैक्स जो है ना वो हम लोग अप्लाई करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं उनके ऊपर इससे ज़्यादा होता है, लेकिन एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो उतना ही कहीं पे तो हम लोग अप्लाई करने का ट्राई कर रहे हैं, जो वो भरने का ट्राई करता है, पूरा तो नहीं भरता,
वहाँ पे बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस आते हैं, बहुत सारे ये आते हैं, तो पूरा तो टैक्स कोई नहीं भरता है। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वी डू हैव, अब इंडिया में आपके जो टैक्स रूल्स है, टैक्स पॉलिसीज है, वो बहुत टफ है। एंड टैक्स के जो परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अब कंपनीज जो है या यहाँ के बिजनेसमैन जो है ना, वो भी ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज सिलेक्ट करते हैं। लाइक आपने न्यूज़ में एक पनामा पेपर के बारे में सुना रहेगा। सो पनामा इज अ प्लेस जो अमेरिका जो है, वहाँ पे ही एकदम उसके बॉटम पे आपको मिलेगा प्लेस। अब उसमें अमिताभ का यहाँ से नाम आता है और थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज है, मिनिस्टर्स है, उनके नाम आता है। सो पनामा पेपर लीक क्या था, दे हैव डेवलप्ड अ डमी कंपनीज। ठीक है, कहाँ पे बनाया उन्होंने, पनामा में बनाया। अब ये जो डमी कंपनीज होता है, डमी कंपनीज मतलब ऑन पेपर कंपनीज है वो सिर्फ, ओके, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑन पेपर कंपनीज है वो। अब मेरा जो बहुत सारा मेरा कोई पैसा है, अब अगर मैं गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करूंगा तो उसके ऊपर मुझे बताना, सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा, एंड सेकेंड थिंग उसके ऊपर उतना पैसा मुझे एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। सो अब ये जो कंपनीज होता है वो क्या करता है, ऐसे डमी कंपनीज बना देंगे वहां पे जो ऑन पेपर रहेंगे, देन वहां पे उनका पैसा जाएगा। अब वो टैक्स हेवन कंट्रीज है, तो जब मैं वहां पे अपना पैसा लेके जा रहा हूँ, वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वो इन्वेस्टमेंट जो मैंने कंपनी में किया है, अब मैं अगर उसको लॉस बता दूंगा या मैं उसको प्रॉफिट बताऊंगा, जो भी है, मैं घुमा के वापस उसको थर्ड रूट से कोई इंडिया ला सकता हूँ। सो जो मुझे यहाँ पे टैक्स भरना था वो सब मेरा बच गया। इन शॉर्ट ये होता है। सो टैक्स जो है वो टैक्स हेवन कंट्रीज, इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आपको ये जो वोडाफोन एंड हच वाला केस अगर आपने पता रहेगा आपको, यही सेम चीज़ हुआ था जब कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आता है, तो वो टाइम पे जो वोडाफोन है उनके ऊपर 6,000 करोड़ का तो सिर्फ टैक्स पेनल्टी थे, जो बाद में हम लोग जब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, ये सारे जो कंसेप्ट फॉलो कर रहे थे, वो टाइम पे हम लोगों ने देन जो टैक्स पेनल्टीज जो थे वो हटा दिए थे। तो मेनली वोडाफोन और हज के बीच में भी यही हुआ था कि अगर वो अपने शेयर ट्रांसफर, अगर हज से जब वोडाफोन ने कंपनी परचेस किया, वो शेयर ट्रांसफर अगर यहाँ पे होता था, तो उनको इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के बेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करने आ रहा था, विच वॉज मोर देन 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ था। ठीक है, अब ये पैसा बचाने के लिए कंपनी क्या करता है, उन्होंने ऐसी एक टैक्स हेवन कंट्री में अपना छोटा सा एक ऑफिस ओपन किया, एंड दे स्टेटेड दैट दिस इज द हेड ऑफिस, और वहां पे वो कंपनी के जो शेयर्स है वो दूसरा कंपनी टेक ओवर कर रहा है। मतलब वो कंपनी जो है वो हज के पास से वो कंपनी किसके पास आ गया, वोडाफोन के पास आ गया। अब आपके मेन सर्विसेज जो चल रहे हैं वो इंडिया में चल रहे हैं। हज के सब्सक्राइबर जो थे, देर आर लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स जो इंडिया में है। आपका मेन सारे बिजनेस जो है वो इंडिया में है। लेकिन जब शेयर ट्रांसफर का बारी आ रहा है, कंपनी जो है वो अपना कंपनी किसी दूसरे को जब ट्रांसफर कर रहा है, तो तभी आप टैक्स हेवन कंट्री में जा रहे हैं, बराबर है। और जहाँ पे जाके आप क्या बता रहे हैं कि ओके हम लोगों का मेन हेड ऑफिस यहाँ पे था, जहाँ से हज ने कंपनी वोडाफोन को बेच दिया, एंड वहां पे हम लोगों ने पैसा भर दिया है। सो जहाँ पे हेड ऑफिस था वहां से नाम ट्रांसफर हो गया, सब कुछ हो गया। सो इंडिया में हम लोगों को भरने की जरूरत नहीं है। दिस वाज द रीजन गिवन बाय वोडाफोन। हम लोगों ने बताया परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आपका इंडिया में है ना। मतलब जो प्रिंसिपल ओईसीडी कंट्रीज फॉलो करते हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का, द सेम प्रिंसिपल अगर हम लोग एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे भी हम लोग वही बोलेंगे कि भाई आपका मेन जो बिजनेस चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है। जो कंट्री में आपने अपने कंपनी के टैक्स शेयर्स जो है वो ट्रांसफर किए, वो यहाँ पे है ही नहीं, है ना, समझ में आ रहा है। सो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब वोडाफोन जो है वो देखो, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो आप एक्टिवली उनको बिल पे कर रहे हो और उनके अगेंस्ट उनको पैसा आपको टैक्स पे करना पड़ता है।
अब ये कंपनीज जो है वो क्या करता है, अब सपोज कि मेरा एक एक जो शेयर है ना, उसका प्राइस सपोज 1000 रुपीज़ है। सो अब जब मुझे टैक्स बचाना है या कुछ करना है, तो बहुत बार ये कंपनीज क्या करता है कि अपना जो शेयर ट्रांसफर्स जो है, लाइक अभी अगर मैंने मोर देन 50% शेयर्स अगर कोई कंपनी के खरीद लिए, देन ऑफिशियली मैं उसका ओनर हो गया। तो अब इसमें क्या होगा कि वो जो शेयर ट्रांसफर होगा या वो जो शेयर परचेस होंगे ना, वो मैं यहाँ से नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। वो हम लोग ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज से करेंगे जिसमें टैक्स या तो मिनिमम होता है या होता ही नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर इंडिया से मुझे करना पड़ भी रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे पता है कि आपका एक शेयर का प्राइस अगर 1000 रुपीज़ है, मुझे 10,000 शेयर सपोज परचेस करने पड़ेंगे आपका कंपनी में ओनरशिप के लिए, या 20,000, या सपोज कि 5 लाख शेयर्स मुझे परचेस करने पड़ेंगे, बराबर है। तो अभी एक शेयर का प्राइस 1000 है, वैसे 5 लाख शेयर परचेस करना है, तो अब उसको उसका अगर टोटल अमाउंट अगर हम लोग फाइंड करेंगे और उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कंपनीज बहुत बार क्या करता है, जो उनका शेयर का प्राइस 1000 है, उसको वो टेम्पररी जब ऐसा कंपनी ट्रांसफर करना रहता है तो गिरा 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 के 50-60% गिरा के 300-200 रुपीज़ में फिर वो शेयर ट्रांसफर होगा। सो आप देखो कि 1000 रुपीज़ का शेयर जब मैं एक्चुअली किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ऑन पेपर मैंने उससे क्या बोला कि हम लोग इनको 5 लाख शेयर्स अपने कंपनी के दे रहे हैं एट द प्राइस ऑफ 200 या 100 रुपीज़। तो आप देखो 1000 का जो एक शेयर था, ऐसे अगर मैं 5 लाख शेयर, अगर मैं 1000 शेयर भी पकड़ता हूँ, तो अमाउंट बहुत बड़ा हो रहा है। और उसके साथ में जब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं 100 रुपये में एक शेयर दूंगा इंस्टेड ऑफ 1000 रुपीज़, और ऐसे हम लोग 5 लाख शेयर इनको ट्रांसफर कर रहे हैं। सो आपका अमाउंट जो है, जो टैक्सेबल ब्रैकेट में आ रहा है, वो आपका 10 टाइम्स कम हो गया। तो आपका टैक्स भी 10 टाइम्स कम हो गया, ठीक है। अब उसके आगे देखो, यहाँ पे सेम पॉइंट्स आपको यहाँ पे बोले, टू मिनिमाइज द कॉस्ट चेंज द सर्वर फॉर फेवरेबल टेक्स्ट for favorable tax treatment, a website may locate itself on a foreign address, giving an impression that its place of business is such an address जहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या फिर टैक्स के ज़्यादा रूल्स, लाइबिलिटी है, मतलब सॉरी फ्रीडम है टैक्स भरने से। सो यहाँ पे वो आपको बेसिक OECD पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। अब OECD पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज दिस आर द डेवलप्ड कंट्रीज, इनके यहाँ पे ऐसे हज़ारों बिजनेस चल रहे हैं, इन्होंने ऐसे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस किए हैं जहाँ पे कंपनीज जो यहाँ पे ये डेवलप कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्री में अपना बिजनेस करके टैक्स चोरी करके वापस अपने घर पे लेके गए। ये उनका प्रॉब्लम हो चुका है। इंडिया में वो प्रॉब्लम अभी आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था ना, ये OECD जो है ये कोई नया बना हुआ ऐसा कोई ग्रुपिंग नहीं है। इंडिया में अगर आप देखेंगे कि फॉरेन कंपनीज एक्टिवली इंडिया में आना चालू कब से होता है, 91 में हम लोगों ने जब LPG रिफॉर्म्स लिए, याद है ना। सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो जो हम लोगों ने LPG रिफॉर्म्स लिए, उसके बाद में हम लोग फॉरेन कंपनीज को यहाँ पे अलाव कर रहे हैं, लेकिन तभी भी फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आने के लिए फिर भी रेडी नहीं थी, इंडिया में भरोसा नहीं था। तो उसके बाद 1995 में हम लोगों ने WTO अग्रीमेंट साइन किए, एंड अंडर WTO अग्रीमेंट वी हैव मेनी डिफरेंट अग्रीमेंट्स, लाइक राइट, for physical products, then for the services. आप देखो कि हम लोग कॉल सेंटर्स जो आपके इंडिया में आता है, वो WTO अग्रीमेंट साइन होता है 95 में, 10 ईयर्स का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है।
जिसमें वो WTO अग्रीमेंट जो आपने साइन किया उसको आपको रेटिफाई करना है। रेटिफाई करने का मतलब है कि आपको उसके सारे रूल्स जो है वो उसके सारे जो आपने अग्रीमेंट में पॉइंट्स माने थे उसको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और वो जो आप अप्लाई करोगे वो कहाँ कब से एक्टिवली अप्लाई होगा? 2005 से। तो 2005 के बाद में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनी सर्विसेज कॉल सेंटर्स आते हुए दिखते हैं। दैट वाज द टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे वही बोला हुआ है कि हम लोग जब ऐसे कोई सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे, सो हम लोग यहाँ पे जो WTO अग्रीमेंट साइन किया वो हम लोगों ने 95 में किया है, लेकिन डेवलप कंट्रीज में ये प्रॉब्लम पहले से आया है और उन्होंने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस की है। तो उन्हीं के पास से हम लोग सीख रहे हैं कि उन्होंने ये प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया था, हैंडल कैसे किया था, और उसी के बेस के ऊपर हम लोग अपने यहाँ पे जो कंपनीज टैक्स चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी डाल रहे हैं। सो यहाँ पे इसके लिए आपको OECD वाले पॉइंट्स जो है वो ज्यादा दिखते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या बोला, अ वेबसाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इट डज नॉट in itself involve any tangible property and hence cannot itself constitute a fixed place of a business। तो हम लोग क्या करेंगे, द सर्वर यूज फॉर अ वेबसाइट में कंस्टिट्यूट इट प्लेस ऑफ अ बिजनेस। तो सर्वर कहाँ पे है उसके बेस के ऊपर हम लोग वहां पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रख सकते हैं। तो वेबसाइट एंटर्स into hosting arrangement, it does not follow by itself that enterprise operating the website has acquired a place of a business, है ना। now e-commerce is distinguishable from gaming, vending machine, and therefore they cannot be treated with each or other for taxation purpose। अब यहाँ पे वो तो फिक्स होता है वेंडिंग मशीन या गेमिंग मशीन, लेकिन यहाँ पे ये जो ई कॉमर्स जो है वो यहाँ पे फिक्स नहीं है ना। एंड उसके आगे क्या बोला है, completed transaction with the customer to provide goods or services and thus permanent establishment by themselves, the machine that independently generate business and profit fall within the permanent establishment concepts since they undertake every activity within a regular permanent establishment do। सो अगर अमेजोन है तो वो अपना परमानेंट बिजनेस कहाँ पे कर रहा है, प्रोडक्ट बाई सेल कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। सो वो जो है ना OECD के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के डेफिनेशन में वो आ रहा है ऐसे कंपनीज, और वो उनको प्रॉपरली टैक्स कर रहे हैं। इंडिया में जो लूपहोल था टैक्सेशन में वो हम लोग ये रूल्स ये इनका जो पैटर्न था ना उनका हेल्प लेके हम लोगों ने अपने रूल्स अपने टैक्सेशन पॉलिसीज जो है वो मॉडिफाई किए, जिसकी वजह से हम लोग भी अभी उनके ऊपर टैक्स अप्लाई कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे वही दिया है, इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन द बिजनेस इज नॉट कैरिड आउट ऑन थ्रू द सर्वर बट थ्रू द एंटरप्राइज ऑफिस वेयर हाउस एक्सेट्रा इन विच इट्स इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज टेक प्लेस। अब देखो जब अमेजोन ज़्यादा टैक्स नहीं भरता था ना तब वो उनके खुद के वेयर हाउस नहीं थे, वेयर हाउस वो दूसरे के यूज़ करता था, उनके खुद के कुरियर सर्विस नहीं थे। आज के टाइम पे आपको जो घर पे डिलीवर करने आता है ना पर्सन वो अमेजोन से ही दिखेगा। पहले क्या होता था कि उनके टाई अप होते थे दूसरे कुरियर कंपनीज के साइड से, ठीक है, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब अमेजोन में पहले हम लोग प्रोडक्ट मंगाते थे तो आपको पता चलेगा कि जो कोई ना कोई दूसरे कुरियर कंपनी के साइड से लोग आते थे वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे अमेजोन ने खुद के अपने वेयर हाउस खुद के अपने जो ये सारे सर्विस है कुरियर सर्विस वो स्टार्ट किया है, एंड वो सिर्फ उनके ही प्रोडक्ट डिलीवर करता है। So computer equipment may constitute a permanent establishment only if it is fixed, that is located at a certain place for a sufficient period of time। तो अब जब हम लोग ने अमेजोन के ऊपर एक्टिवली अपने टैक्सेशन पॉलिसीज मॉडिफाई करके जो टैक्स अप्लाई करना चालू किया, सो अभी अगर आप देखेंगे दे हैव देयर ओन गोडाउन या वेयर हाउस, दे हैव देयर ओन डिलीवरी सर्विसेज, एवरीथिंग इज देयर। सो मतलब दे आर एक्चुअली प्रॉपरली इंटीग्रेटेड इन इंडियन सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। अब उनको टैक्स भरना इसके लिए भी ज़रूरी है बिकॉज वो एक बहुत बड़ा कंपनी है, थोड़ा सा टैक्स बचाने के चक्कर में वो अपना नाम खराब नहीं कर सकते। याद रखो ये जो कंपनीज होते हैं वो अपने रेपुटेशन पे चलते हैं, तो अगर उनका रेपुटेशन अगर खराब हो गया ना मतलब उनका बिजनेस खराब हो रहा है, तो अपना नाम अपना रेपुटेशन हमेशा बचाते हैं।
तो कंपनीज जो ये लेवल पे आ जाते हैं ना, उनके उसके बाद में वो टैक्सेशन में चोरी नहीं करते। अगर हाँ, मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर मैं इतना अगर मैं डोनेट कर रहा हूँ या फिर मैं ऐसे कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंडिया में, तो फिर मुझे वो टैक्स जितना भरना है वो उतना यहाँ पे भरना नहीं पड़ेगा। ये हम लोग को टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं गवर्नमेंट के साइड से। ठीक है। जैसे आप देखो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सर्टन जो ग्रीनरी प्रोजेक्ट्स है उसमें इन्वेस्ट कर दिया फॉर 15 ईयर्स, तो उतना अमाउंट मुझे भरना नहीं पड़ेगा। 15 ईयर्स के बाद में उतना अमाउंट मुझे वापस मिल जाएगा एज अ प्रॉफिट। ऐसे बहुत सारे वेज होते हैं। ठीक है। सो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसकी वजह से गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली ऐसे अलग अलग पैसा मिलता रहता है। देन कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई इंश्योरेंस, लाइफ कवर ऐसा निकालते हैं, मेडिक्लेम्स निकालते हैं, तो वो भी उनके टैक्स ब्रैकेट में आता है, उनसे भी उनको बेनिफिट मिलता है। ठीक है। सो यहाँ पे आपको वही सर्टन पॉइंट्स दिए हैं। और यहाँ पे आपको क्या बोला कि जो ओईसीडी के अंदर आर्टिकल 5 है और उसके अंदर जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसमें क्या बोला है, देर आर डिफरेंट व्यूज एक्सप्रेस रिलेटेड टू ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स। सम फील दैट देर शुड बी अ ह्यूमन इंटरवेंशन फॉर ऑपरेशन, तभी वहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का टैग मिलेगा, है ना। दैट मीन्स कि सिर्फ अगर मशीन ही चल रहा है तो हम लोग मशीन्स को परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन अगर हो रहा है, वहाँ पे आपने एक्चुअल में कोई आदमी को, पर्सन्स को अगर अपॉइंट किए, देन वहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा आपको। If the human intervention is anyone, that is must be by the person who is present for that purpose in the country where the equipment is located, मतलब आपका जो सर्वर है वो वहाँ पे अगर लोकेटेड रहेगा। तो सेम वे यहाँ पे है। देन नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, अब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हम लोग इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आपका जहाँ का रहेगा वहाँ पे उतना ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। देन नोवेल्टी वर्किंग, यहाँ पे वही बोला, एडवर्टाइजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन सप्लायर एंड ये है, कलेक्टिंग मार्केट डेटा फॉर एंटरप्राइज एंड रिलाइंग इंफॉर्मेशन थ्रू मिरर सर्वर्स। मिरर सर्वर्स मतलब बैकअप सर्वर जो हम लोग रखेंगे। तो आप देखो कि मैंने एक एक्चुअल सर्वर जो है वो इंडिया में रखा है और बैकअप सर्वर सपोज मैंने यूएस में रखा है, तो अभी वो भी क्या हो गया, वहाँ पे भी हम लोगों का एक सर्वर तो आ गया ना इंडिया में। तो आपको ओईसीडी के अंदर अगर इंडिया आता रहेगा तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का टैग वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इज आईएसपी, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब हम लोगों ने ये समझा है कि आईएसपी जो है हम लोग जो आईटी एक्ट है उसमें यूज़ नहीं करते हम लोग। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, इसका मतलब उसका लेवल, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लॉ टर्म में बहुत लिमिट हो जाते हैं। लेकिन आईएसपीज जो है वो बहुत ज़्यादा सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको प्रॉपरली आपको आईटी एक्ट में लाने के लिए हम लोग प्रॉपरली उसको लॉ में लेके आए और हम लोग उनको भी रिस्पॉन्सिबल कंसिडर कर सके फॉर मेनी डिफरेंट थिंग्स। इसके लिए आईएसपी को हम लोग नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बुलाते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। नेटवर्क इज़ अ वेरी वाइड टर्म। तो आप बहुत सारे अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर होते हैं नेटवर्क रिलेटेड, तो अगर मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ वो भी नेटवर्क हो गया, मैं वीपीएन के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ वो भी नेटवर्क हो गया, मैं वाईफाई के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ वो भी नेटवर्क हो गया, है ना। सो बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें, इंटरनेट, इंट्रानेट, हर एक चीज़ आ गया, दैट कम्स इन नेटवर्क ओनली। सो नेटवर्क, आप देखो कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ते हैं, नेटवर्क एक बहुत वाइड टर्म है। तो वो जो भी अलग अलग ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, आप नेटवर्क वर्ड यूज करके आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, वो सारे ऑपरेशंस को आप यहाँ पे ये ब्रैकेट में ला सकते हैं। तो याद रखो यहाँ पे ओईसीडी कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रहा है
तो इसके लिए वो लोग यहाँ पे ISP वर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वो टाइम पे हम लोग ISP वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग NSP वर्ड यूज करेंगे, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, द वर्किंग पार्टी ऑफ OECD, the working party of OECD also considered the issue as to whether the location of the ISP may constitute a place of business and hence permanent establishment in respect of website hosted by ISP. ISP is not an agent, याद रखो, है ना, कोई एक एंटरप्राइज का एजेंट नहीं है। To which website belongs to, it does not have any authority to conclude contract for and on behalf of enterprise, बराबर है। So permanent establishment जो है कैन नॉट अप्लाई टू ISPs as per Article 5 of Model Treaty, an agency that constitute PE, there must be a relation whereby the foreign enterprise relies on the domestic agents to conclude binding contract. An ISP merely provides technical services like websites, जैसे आपको यहाँ पे कोई ऐसे कोई सर्विसेज मिलता है, तो यहाँ पे ये आपको सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है एज पर द OECD डेफिनेशन, है ना। सो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इफ होस्टिंग कंपनी इज इंडिपेंडेंट एजेंट देन P इज क्रिएटेड, but ISP are only providers of technical services and are economically as well as legally independent of their customers. तो इसके लिए हम लोग ISP को परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे अंडर दिस एक्ट। नाउ नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, अब देखो हम लोगों ने सबसे पहले तो OECD पढ़ लिया, बराबर है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट। नाउ यहाँ पे देखो, एक हम लोगों ने जो फर्स्ट जो फ्रेमवर्क था वो था हम लोगों का OECD कंट्रीज का, तो वो फ्रेमवर्क हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशंस मॉडल टेक्स्ट ट्रीटी जो है ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे भी आपको क्या बोला है कि यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे नेशंस आएंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया है, अब पहले OECD जो था ना, वो जैसे मैंने बोला कि दैट वाज द ग्रुपिंग of developed countries, well established countries, who have enough, I mean first world countries, बराबर है, अमीर countries जो है, rich countries जो है। अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन थिंक्स अबाउट मोस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरी और विच आर द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इंडिया भी यहाँ पे आ जाता है और बहुत सारे दूसरे कंट्रीज भी आते हैं। यूनाइटेड नेशंस का अगर हम लोग मॉडल टेक्स्ट ट्रीटी अगर बात करेंगे, सो ये जो है ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर नहीं कर रहा है, ना सिर्फ उन्होंने बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज आते हैं, वेदर इट इज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड और अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। सो यूनाइटेड नेशन ट्रीटी बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी दैट डेवलपिंग कंट्रीज, देखो यहाँ पे वर्ड आया ना डेवलपिंग, लाइक इंडिया एंड चाइना आर कंसिडर्ड एज द डेवलपिंग कंट्री और सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। सो डेवलप कंट्री में जो हो जाता है, हम लोग वो सेम टेक्नोलॉजीज अपने यहाँ पे लाने की ट्राई कर रहे हैं, इट टेक्स सम टाइम, राइट। जैसे आप देखो कि 5G इज ऑलरेडी इन यूज एट मेनी प्लेसेस, बट नाउ द सेम थिंग विल कम इन पिक्चर, बट इट विल टेक सम टाइम 5G यहाँ पे आने में। 5G फोन्स यहाँ पे भले बिक रहे, डजेंट मीन्स कि भाई 2-3 महीने में यहाँ पे 5G आ जाएगा, इट विल टेक टाइम। आप आज 5G फोन लोगे, वो जब तक 5G सर्विस आएगा तब तक वो पुराना होके वापस गार्बेज में भी चले जाएगा। सो यहाँ पे वही बोला, डेवलपिंग कंट्रीज आर मोस्टली नेट इम्पोर्टर्स, सो इन टैक्सेशन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू देम। ठीक है, फर्स्ट ये बोला, टैक्सेशन ऑफ द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू देम। सो फॉर ड्राफ्टिंग UN मॉडल ट्रीटी, OECD मॉडल ट्रीटी इज यूज्ड एज अ गाइड। सो हम लोगों ने क्या किया है, OECD सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थे, उन्होंने अपना एक छोटा सा ग्रुपिंग बनाया हुआ था। अब जब हम लोगों ने वो सेम टैक्सेशन ट्रीटी को बड़े लेवल पे अप्लाई करने का ट्राई किया, जहाँ पे हम लोग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने जो हेल्प लिया, जो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बोरो किए हम लोगों ने यहाँ पे टैक्सेशन रूल्स बनाने के लिए। तो उसके लिए अगेन हम लोगों ने रेफरेंस कहाँ से लिया, UN का जो मॉडल ट्रीटी है वहां से। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, UN मॉडल गिव्स मोर स्कोप देन OECD मॉडल, स्कोप बढ़ गया, बराबर है।
for countries in which income has its source to assume that the sole or a prior rights to a tax that income. Then in UN model, the source of income forms the basis for taxation and permanent establishment term found in OECD model. सो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वर्ड हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं? OECD में यूज कर रहे हैं. जब हम लोग UN मॉडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे? सोर्स ऑफ इनकम. सोर्स ऑफ इनकम आपका कहाँ से? बराबर है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज नहीं कर रहे. दो एक्सेप्टेड बाय द UN मॉडल जनरली इनकम पास एन एक्सपैंडेड लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज. UN मॉडल इज इजी एज कंपेयर टू OECD. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है? देयर आर 4 डिस्टिंक्टिव फीचर बिटवीन OECD मॉडल, जिसमें आर्टिकल 5 एंड 7 है ऑफ द UN मॉडल. सो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बोला है? द वर्ड और डिलीवरी डू नॉट अपीयर इन एक्सक्लूजन प्रोविजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ कि हम लोगों का कंपनी है जो सिर्फ डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस डिलीवर कर रहा है, तो वो टाइम पे वो भी टैक्सेशन के अंदर आएगा. वेर OECD मॉडल प्रीटी एग्जेम्प्टेड बिजनेस विच मेंटेन्स फैसिलिटी स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज, डिस्प्ले और डिलीवरी. सो अब देखो OECD का जो डेफिनेशन था ना, उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो Amazon विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स ब्रैकेट बिकॉज व्हाट इट डू, इट ओनली स्टोर, अपने वेयरहाउस में एक सर्टेन प्रोडक्ट स्टोर कर रहा है, इट डिस्प्लेज दोज प्रोडक्ट ऑन देयर प्लेटफॉर्म एंड इट डिलीवर्स इट. अब देखो वो ना तो वो खुद से वो प्रोडक्ट बना रहा है, ना वो खुद से वो बेच रहा है. बराबर है, बेच रहे वो कौन बेच रहा है? मर्चेंट्स आर सेलिंग इट. वो जो स्टोर कर रहा है वो अपने खुद के प्रोडक्ट स्टोर कर रहा है? नहीं. उसने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं किया है. मर्चेंट्स के जो थोड़े कुछ प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लाके स्टोर कर रहा है. गेटिंग? सो इसके लिए अगर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? स्टोरेज, डिस्प्ले और डिलीवरी. द UN मॉडल वर्डिंग क्वालिफाइज दोज एंगेजिंग इन द डिलीवरी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट. द commentary to the UN model states that deletion of the word delivery means that the warehouse used solely for that purpose will be deemed permanent establishment. तो warehouse जो Amazon बनाता है वो भी यहाँ पे टैक्सेशन ब्रैकेट में हम लोग आ सकते हैं. Now agent for only deliver goods for non-resident enterprise qualify as permanent establishment under UN model. So देखो बहुत सारी जो चीज़ें मिसिंग थे ना OECD में, वो कंपनीज को, वो सर्विसेज या वो बिजनेस को भी हम लोग टैक्सेशन में लेके आया. द UN मॉडल ट्रीटी होल्ड्स एजेंट टू बी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट if he is dependent on the company, but also if he is independent but all his work is done for the company. Then the basic difference related to definition of PE between two model treaty. अब यहाँ पे क्या बोला है? There is no formal PE, yet the income of enterprise is still held to be taxable under Article 7 of UN Model Treaty. कि आप परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बता रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, यहाँ से आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो टैक्स अप्लाई होगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो इन शॉर्ट, OECD फेवर्स डेवलप्ड कंट्रीज एंड यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी जो है मॉडल ट्रीटी, दिस फेवर्स डेवलपिंग कंट्री. और यहाँ पे जो भी मोस्ट ऑफ आपके बिजनेस है वो यहाँ पे कवर हो रहा है. So although UN model is liberal as compared to OECD, but it cannot be said to be appropriate for cross-border e-commerce. तो अब देखो हम लोग यूनाइटेड नेशन का जो मॉडल है वो एज इट इज हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे. अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को पता है कि UN मॉडल जो है इट इज अ बिट बेटर कंपेयर टू द OECD. तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो UN मॉडल है उसके कुछ प्रिंसिपल्स, उसके कुछ रूल्स को फोकस करते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने टैक्सेशन पॉलिसीज में चेंज करेंगे. वही हम लोगों ने किया है. सो यहाँ पे आपको क्या बोला? अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोर्स बेस्ड टैक्सेशन कुड बी इम्पोज्ड. सोर्स बेस्ड, बराबर है, आपका इनकम का सोर्स जहाँ से वहां पे टैक्स अप्लाई करो. इन शॉर्ट ये दिस इज द बेस्ट थिंग. On the internet transaction where there is an existing P performing the same business activity in the source country. Now business which are performing all the activity electronically on the internet and do not have any agent augmenting any facility within the source country,
द फोर्स अट्रैक्शन रूल वुड नॉट अप्लाई एंड दे नॉट बी द सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इन द सोर्स कंट्री। देखो ये पॉइंट जो है ये काम का है। क्या बोल रहे हैं? द बिजनेसेस विच आर परफॉर्मिंग ऑल देयर एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे अमेजोन जो है, सपोज इनका फेसबुक समझ लो, फेसबुक का कोई फिजिकल ऑफिस सपोज यहाँ पे नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्टली इंटरनेट से ये इंडिया में एक्सेस हो रहा है और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दे डू नॉट हैव एनी एजेंट ऑगमेंटिंग एनी फैसिलिटी विद इन द सोर्स कंट्री, मतलब फेसबुक ने कोई एक अपने एजेंट को, कोई एक एम्प्लॉय को यहाँ पे अपॉइंट भी नहीं किया है। अब उसके आगे क्या बोला? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड नॉट अप्लाई एंड दे वुड नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। मतलब अगर सिर्फ उनका वेबसाइट यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे वो वेबसाइट के थ्रू आप चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं, आप वो सर्विस आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई एक फिजिकल ऑफिस नहीं है, यहाँ पे हेड ऑफिस या ऐसा कुछ भी नहीं है, देन फेसबुक ने किसी को यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया हुआ है सैलरी बेस के ऊपर, सिर्फ वेबसाइट उनका यहाँ पे एक्सेसिबल है जिसके थ्रू दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस एंड हेंस एज पर यूनाइटेड नेशन मॉडल ऑल्सो दे आर एग्जेम्प्टेड। नाउ वो हो गया, हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड कर दिया। सो व्हाट विच वन इज बेटर? द यूनाइटेड नेशंस मॉडल ट्रीटी इज बेटर कंपेयर टू जो OECD मॉडल है, बराबर है। बेसिक डिफरेंस याद रखना है, OECD डेवलप अमीर कंट्रीज के लिए है, यूनाइटेड नेशन मॉडल ट्रीटी जो है ये बेसिकली गरीब कंट्रीज को या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज को फेवर करता है। सर्टन चीज़ें, सर्टन टैक्सेशन रूल्स जो OECD में एग्जेम्प्टेड थे वो यहाँ पे हम लोगों ने कवर किए हैं, लेकिन फिर भी कंप्लीटली आपको यहाँ पे टैक्सेशन अप्लाई होंगे कोई सर्विस बेस्ड कंपनीज के ऊपर, उसका गारंटी यूनाइटेड नेशन मॉडल ट्रीटी के अंदर भी नहीं मिलता है, बराबर है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, इसको आपको मॉडिफाई अमेंड करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे फ्रॉम यूनाइटेड नेशन मॉडल ट्रीटी एंड उसके साथ में हम लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस किया उसका सोल्यूशन के लिए भी हम लोग ऐसे बाहर की कंट्रीज जो है उन्होंने क्या टैक्सेशन कौन से वे में अप्लाई किया है, उनके कुछ हेल्प लेके हम लोग भी यहाँ पे टैक्सेशन अप्लाई करेंगे। सो अब देखो मेनली होता क्या है, हम लोगों ने मेन सर्टन पॉइंट्स पे बात किया था, लाइक वी हैव एक सेकेंड। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है? देखो, द लॉ ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है एंड टैक्सेबल जुरिस्डिक्शन है ओवर नॉन रेसिडेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो अब यहाँ पे आपको क्या बोला है? वी हैव IT एक्ट। अब वो IT एक्ट के अंदर सर्टेन प्रोविजंस जो है, मैंने क्या बोला, वो हम लोग कहाँ से बोरो करेंगे? दैट विल बी बोरोड फ्रॉम जो यूनाइटेड नेशन का टैक्स ट्रीटी है, वहाँ से अगर आपको वो सारी चीज़ों को कहाँ पे लाना है? टैक्स ब्रैकेट में लाना है, इंडिया में टैक्स ब्रैकेट में लाना है। तो हम लोगों ने अपने जो टैक्सेशन पॉलिसीज है उनको हम लोगों ने अमेंड किया है, बराबर है, और उसके लिए हम लोगों ने रेफरेंस जो लिया है वो ये सारे कंट्रीज से लिया है। हाँ, अब मैं ये बोल रहा था कि सर्टन कंट्रीज है जहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने ऐसे कंपनीज के ऊपर अलग से टैक्सेस अप्लाई किए, बिकॉज दिस कंट्रीज आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड। यही पॉइंट मैं भूल गया था। सो देखो, जैसे फ्रांस जो है उसने गाफा टैक्स अप्लाई किया है, गाफा GAFA, अलग से टैक्स अप्लाई होगा ऑन दिस 4 कंपनीज, गूगल, अमेजोन, फेसबुक एंड अपाचे, सॉरी एप्पल, नॉट अपाचे, सॉरी। सो उसमें क्या हुआ अभी? दे हैव एक्चुअली आइडेंटिफाइड कि दिस आर द कंपनीज हु जनरेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू एंड दे आर जितना वो अर्न कर रहे हैं उनके सामने दे आर पेइंग इन पेनीज। तो मतलब आप बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो हम लोगों को भी प्रॉब्लम है। अब फ्रांस जैसा कंट्री जो है, दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज, दे कैन डायरेक्टली अप्लाई सच टैक्स, बराबर है। बट इंडिया की बात अलग है, हम लोग फ्रांस के जितने डेवलप नहीं है ना, हम लोगों का पॉपुलेशन इतना छोटा सा है, हम लोगों को ये सारी कंपनीज की ज़रूरत है, हम लोगों को अपना रेपुटेशन मार्केट में वर्ल्ड लेवल पे बनाने की ज़रूरत है। हम लोग कहीं पे भी ऐसा नहीं बता सकते कि हम लोग
कोई कंपनीज के ऊपर ज़्यादा टैक्स अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे कम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोगों के स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे जो मिशंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसके बेस के ऊपर हम लोग इंडिया को एडवर्टाइज कर रहे हैं, और बहुत सारे कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं, तो वो आना बंद हो जाएंगे। तो इंडिविजुअली फ्रांस ने जो वे में टैक्स अप्लाई किया, हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं करते अपना इमेज बचाने के लिए। एंड ये कंपनीज जब इंडिया में आते हैं तो आप देखो कि बहुत सारे इंडियंस को ही वो यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं। सेम वे गूगल अगर अपना हेड ऑफिस यहाँ पे ओपन कर रहा है तो वो इंडियंस को ही अपॉइंट कर रहा है। सो इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, हम लोग चलो वहाँ पे उनके ऊपर प्रॉपरली टैक्स अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके जो इंडियंस हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड और हु आर एम्प्लॉयज इन दिस कंपनीज, वहाँ पे दे आर लर्निंग द स्किल्स कि यूएस में हाउ दे आर हैंडलिंग द बिजनेस, और वो स्किल्स यूज करके अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो गूगल अगर छोड़ते हैं, फेसबुक अगर छोड़ते हैं, दे कैन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप, और उसके अंदर जो दूसरे एम्प्लॉयज आएंगे उनको वो सेम ट्रेनिंग दे पाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो हम लोग बाकी कंट्रीज, मतलब सर्टन कंट्रीज जो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा टैक्स अप्लाई कर रहे हैं, कि उनको नहीं चाहिए कि ये कंपनीज हम लोग के पास से पैसा कमाए और टैक्स चोरी कर दे। सो वो टाइम पे वो अलग से उनके ऊपर टैक्स अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग भी वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसका मेन रीज़न क्या है कि वो कंपनीज को हम लोग यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, तो अपने जो यहाँ के लोग हैं उनको सबसे पहले जॉब मिलेगा, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। दिस वॉज द मेन रीजन वाई एप्पल वॉज नॉट स्टार्टिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जस्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। बट एट द एंड व्हेन सैमसंग एंड ऑल अदर कंट्रीज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, तो उसके बाद में उनके ऊपर ये कंपल्शन आ गया कि उनके प्रोडक्ट को अगर उनको मार्केट में कंपटीशन में रखना है, जो लोग वो प्रोडक्ट खरीदना कम कर रहे हैं, सो फॉर दैट रीजन दे हैव टू एस्टेब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग हब हियर। सबसे पहले उनके रीजंस बहुत सारे थे। दे वे गिविंग अ रीजन कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज द क्वालिटी the quality product which we are receiving from other countries, those that levels quality products are not available in India. ठीक है, सो ये उनके रीजंस थे। बट धीरे धीरे वो जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट उनको रिक्वायर्ड थे, वो हम लोगों ने स्टार्टअप इंडिया के अंदर अलग अलग स्टार्टअप से उनको प्रोवाइड किया, बराबर है। एंड नाउ दे हैव ऑल द क्वालिटी प्रोडक्ट जो उनको अपने कंट्री में मिलते थे, जहाँ पे उनका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था। तो अभी दे एक्चुअली स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, एंड अब वो जो चालू किया उससे बेटर हम लोग के पास बात ये है कि वी हैव अ कंपनी, जिसमें आप देखो कि अगर हम लोग कोई एप्पल के प्रोडक्ट लेते हैं ना, सो हम लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस अगर पे कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग और पेइंग फॉर द क्वालिटी, है ना। ये पॉइंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये सेम चीज होगा कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कोई अगर टैक्सेशन पॉलिसी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनाया, तो उसका ये बेनिफिट हो गया। एनी हाउ हम लोगों के जो टैक्स रेट्स है वो बहुत हाई है कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज। ठीक है, आप अगर देखेंगे कि अगर कोई एक वेल एस्टेब्लिश पर्सन है, जिनका इनकम अगर मतलब वो हायर मिडिल क्लास या फिर रिच लेवल पे आता है, सो ऑलमोस्ट 20 to 30% टैक्स ब्रैकेट, मतलब 20 to 30% टैक्स जो है वो पे करना पड़ रहा है। सो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग के लेवल ऑफ टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर ये कंपनीज अगर थोड़े टैक्स एग्जेम्पशंस अगर यूज़ करता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बोले वो फोकस में रखना है। सो यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है, द लॉ ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट एंड टैक्सेबल जुरिस्डिक्शन ओवर नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट मतलब जो फॉरेनर्स है ना, जो यहाँ पे नहीं रह रहे, और नॉन रेसिडेंट मतलब उनके पास यहाँ का सिटीजनशिप नहीं मिला हुआ है, या फिर यहाँ पे वो इंडिविजुअली अपनी कंपनी चालू कर सके, उनको यहाँ पे परमिशन नहीं मिला है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट क्या बोल रहा है, इज स्पेशली बायलैटरल। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में होगा, मल्टीलैटरल नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि 10-15 कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे अग्रीमेंट्स करेंगे। ये जो अग्रीमेंट्स है ये इंडिविजुअली दो कंट्री के बीच में होगा। मतलब इंडिया को
ऐसे अग्रीमेंट्स जो है जो सिंगापुर के साथ किया है, सपोज हम लोगों ने एक अग्रीमेंट, वैसा ही अगर मुझे वापस चाइना के साथ करना है या फिर मुझे अगर सपोज श्रीलंका के साथ करना है, तो इंडिविजुअली हम लोग ऐसे अग्रीमेंट साइन करते हैं आपस में। इसको बायलैटरल बोलते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला है, बायलैटरल वे में टू कंट्रीज कैन एंटर इनटू सच अग्रीमेंट्स। नाउ बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एंड फॉस्टर इकोनॉमिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन टू कंट्रीज एंड बाय अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन अवॉइड कैसे होगा, जैसे अगर मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टैक्स अप्लाई करेंगे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उस पर, और वही सेम इनकम जब मैं अपने कंट्री में, होम कंट्री में लेके जाऊंगा तो वो गवर्नमेंट वापस टैक्स मारेगा। तो क्या हो गया, वो डबल टैक्सेशन हो गया। अब आपको चलो क्रेडिट वेडिट जो भी मिल रहा है, लेकिन वो क्रेडिट आपको अभी मिल रहा है, वो जब तक आप वो क्रेडिट यूज नहीं करते आपका पैसा तो फंसा हुआ है ना। जैसे सपोज कि मैं यहाँ से टैक्स पे करके मेरा इनकम जो है मेरे सोर्स कंट्री में लेके गया, अब वो क्या बोलेंगे कि भाई ठीक है आपने वहाँ पे टैक्स भर दिया है, लेकिन हम लोग का वो कंट्री के साथ, इंडिया के साथ हम लोग का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट नहीं है, तो आपको यहाँ पे मिनिमम इतना टैक्स भरना पड़ेगा, और जो भी आप टैक्स भरेंगे उसके अगेंस्ट आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब फ्यूचर में आप जो भी डायरेक्टली अपने कंट्री में बिजनेस करेंगे तो आपका ऑलरेडी आपके अकाउंट में ये क्रेडिट रहेगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी आपने भरा है, और वो आपके आगे के फ्यूचर के टैक्सेस जो है उसमें से डिडक्ट होते जाएगा, ये होगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स ट्रीटीज क्या बोला है, इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन हैज एडवर्स इफेक्ट on trade and service, on movement of capital and people. The taxation of the same income by 2 or more countries would constitute a prohibitive burden on taxpayer. मतलब आप सोचो कि हम लोग एक बार टैक्स पे करने में हम लोगों को इतना तकलीफ होता है। अब इफ वी आर इन अ प्लेस लाइक, आप देखो कि इफ वी आर इन अ प्लेस लाइक लंदन, दे डू अप्लाई अ हायर लेवल ऑफ टैक्स। ठीक है, अगर मैं 20-30% उधर टैक्स भर रहा हूँ, मेरा अगर इनकम हाई है तो, और उसके बाद वो पैसा अगर मैं इंडिया में अपने फैमिली को भेज रहा हूँ और यहाँ पे वापस मेरे से क्वेश्चन होता है और यहाँ पे वापस टैक्स अप्लाई होता है, तो फ्रस्ट्रेट हो ही जाएंगे ना लोग। सो यहाँ पे वही बोला है, द डोमेस्टिक लॉ ऑफ मोस्ट कंट्री इंक्लूड इंडिया मिटिगेट दिस डिफिकल्टी बाय अफोर्डिंग यूनिलैटरल रिलीफ, यूनिलैटरल इन रिस्पेक्ट ऑफ डबली टैक्स्ड इनकम अंडर सेक्शन 91 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं उनको रिलीफ, उनको एग्जाम्पशन देने की ट्राई कर रहे हैं। अब देखो ये जो है ना बाहर की कंट्रीज से हम लोगों को जो पैसा आता है ना, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ओके, आप देखो कि केरला और वहाँ पे आप देखेंगे देर आर सो मेनी पीपल हु वर्क्स इन मिडल ईस्ट कंट्री। देन पंजाब, देर आर सो मेनी पीपल, आपको कनाडा कहीं ना कहीं मिनी पंजाब ही बोलते हैं हम लोग। सो आप वो वे में अगर आप देखेंगे, सो अमेरिका में आपको बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपने बीच में सुना भी रहेगा कि एक टाइम आया था कि अगर सरनेम पटेल है तो उनको पढ़ के ही वो लोग वीज़ा नहीं दे रहे थे। सो मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंडिया जो है ना, इंडियंस जो है वो आपको अलग अलग कंट्रीज़ में मिलेंगे। अब कोई कोई जोक की बात होती है, कोई कोई रियल होते हैं, तो दिस आर द रियल फैक्ट कि आपको बहुत ज़्यादा इंडियंस अभी ये सारे कंट्रीज़ में मिलेंगे। तो वो जब अपने फैमिली को पैसा भेजते हैं ना, तो वो डॉलर्स में भेज रहे हैं, याद रखो, और यहाँ पे आके फिर यहाँ के जो बैंक है वो डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको अगर अपने रुपीज़ का मतलब जैसे आप देखो $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़ है या 74 है, वो ऊपर नीचे होते रहता है, मतलब ये प्राइस रेंज में होता है, 72 73 से 75 के रेंज में रहता है। अब आपको अगर अपना जो इंडियन रुपीज़ है इसका वैल्यू अगर मेंटेन रखना है ना, यूएस जैसा पाकिस्तान जैसा हालत नहीं होना चाहिए जहाँ पे एक टाइम पे 80 रुपीज़ इक्वल टू $1 था, जो आज में 150 रुपीज़ के आसपास हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज उनके यहाँ पे अभी बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा है, फॉरेन कंट्रीज से, है ना, उनका बिजनेस रिस्ट्रिक्ट हो गया। सो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा, सारे प्रोडक्ट्स जो है आपके, सारे सामान जो है आपका वो सारा महंगा हो जाएगा। पेट्रोल अगर आप मेजर करेंगे तो जो अभी आपको 100 रुपये के आसपास मिल रहा है वो डायरेक्टली 200 रुपया हो जाएगा, 150-200 रुपया। सो हर एक चीज़ अगर इतना महंगा होगा तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपको डॉलर्स जो है ना, डॉलर्स इज़ द मोस्ट डोमिनेंट करेंसी इन द वर्ल्ड। मतलब आपके पास अगर डॉलर्स है तो आप वर्ल्ड के कोई भी कंट्री के साथ बिजनेस कर सकते हैं, है ना। ये मेन बेनिफिट है, क्योंकि
युआन भी है, लेकिन वो ज़्यादा कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करते। डॉलर हर कोई एक्सेप्ट करता है, पाउंड्स यूरोस हर कोई एक्सेप्ट करता है, लेकिन पाउंड्स और यूरोस से भी ज़्यादा अगर किसी का वैल्यू है तो वो डॉलर का है। तो हम लोगों को डॉलर में इनकम चाहिए। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जो जो इंडियन सिटीजन्स डॉलर में अपने फैमिली को पैसा भेज रहे हैं, उनको उनको हम लोग कहीं ना कहीं टैक्स रिलीफ देने की ट्राई करेंगे। अगर उनके ऊपर अगर हम लोग डबल टैक्स अगर अप्लाई करेंगे, सो ये जो पैसा इंडिया में आ रहा है, ये जो डॉलर्स इंडिया में आ रहा है, जिसकी वजह से इंडियन रुपीस का वैल्यू हम लोग स्टेबल रख पा रहे हैं, है ना, उसको ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने दे रहे। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि सडनली बाहर से पैसा आना बंद हो गया और $1 का इनकम जो है वो डायरेक्टली 80 90 100 रुपीज़ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो हम लोग अगर कोई बाहर से सामान अगर इंपोर्ट करेंगे तो भी आपको डबल पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं $100 उसको दे रहा हूँ कोई प्रोडक्ट परचेज करने का, तो आज के टाइम में $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। तो मुझे सपोज 7,000 पे करना पड़ रहा है, लेकिन उसी के सामने अगर $1 90 हो गया तो मुझे अभी इंडियन रुपीज़ में ही पे करना है ना। तो मुझे जहाँ पे 7,000 में कुछ चीज़ पड़ रहा था वो अभी 9,000 का हो गया। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बाहर के हम लोगों के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं और अपने फैमिली को यहाँ पे इनकम भेज रहे हैं, उनको हम लोग कहीं ना कहीं टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, और वही यहाँ पे दिया। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये रिलीफ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बट दिस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन फॉर डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ इनकम इन वेरियस कंट्रीज। द टैक्स ट्रीटी ट्राई टू रिमूव द टैक्स ऑब्स्टेकल्स। बराबर है, टैक्स ट्रीटी मतलब आप डायरेक्टली वो कंट्री के साथ जब तक आपका टैक्स ट्रीटी होता नहीं है, जैसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, तक ये प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। ओके, अब होता क्या है कि हम लोग के पास यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपके सर्विस है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल या पर्सन है, ये सेम प्रॉब्लम चलते रहेंगे। टू हेल्प इन इम्प्रूविंग द जनरल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, मतलब लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, आपको क्या करना पड़ेगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं निगोशिएट करने पड़ेंगे, है ना। और वही हम लोग करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम लोग उनको बेनिफिट्स देते हैं। जैसे आप देखो कि मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया कि वोडाफोन के ऊपर 6,000 जो उन्होंने हज टू वोडाफोन कंपनी ट्रांसफ़र हुआ था, शेयर ट्रांसफ़र हुआ था, वो एक ऐसे कंट्री में जाके किया जहाँ पे एक छोटा सा वॉचमैन का कैबिन रहता है, उतना सा उन्होंने बताया कि दिस इज़ आवर हेड ऑफिस, जहाँ पे कोई कंपनी इतना एक्टिवली काम नहीं कर रहा था, और वहाँ पे जाके कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र होते हैं। वहाँ पे उन्होंने बता दिया कि हम लोगों ने टैक्स भर दिया, एंड दे हज जो है इंडिया के बाहर वोडाफोन को कंपनी ट्रांसफ़र करता है, एंड वोडाफोन डायरेक्टली इंडिया में आके बोलता है कि नाउ दिस कंपनी बिलोंग्स टू अस विदाउट पेइंग एनी टैक्स हियर। सो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आपका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इंडिया से, आपका मेन जो बिजनेस चल रहा है वो इंडिया से चल रहा है, इतने लोग आपके यहाँ पे हैं, तो विदाउट पेइंग टैक्स और विदाउट इन्फॉर्मिंग इंडियन गवर्नमेंट वन कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांसफ़र शेयर्स। तो उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने इंडियन इनकम टैक्स के बेस के ऊपर उनको क्या बोला कि आपको एक्चुअली जो ट्रांसफ़र करना था उसके हिसाब से आपके 3,000 करोड़ ये एक्चुअल आपका अमाउंट हो रहा था जितना आपको टैक्स भरना था, और उसके अगेंस्ट आपने अभी अब तक भरा नहीं है, तो उसके ऊपर जो कंटिन्यूस पेनल्टी उनको लगते गया, तो तब जाके फाइनली उनका जो पेनल्टी और टैक्स अमाउंट मिला के 6,000 करोड़ हो गया। एंड जब बीजेपी गवर्नमेंट आया तो वो इंटरनेशनल फॉरेन कंपनीज को कन्विंस करने के लिए कि हाँ, हम लोग यहाँ पे फॉरेन कंपनीज अगर आते हैं तो उनको हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे, उनके ऊपर हम लोग बड़े अमाउंट का टैक्स अप्लाई नहीं कर रहे, हम लोग उनको फेवर कर रहे हैं, हम लोग उनको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एट लास्ट दे हैव सेटल्ड विथ वोडाफोन, और कहीं ना कहीं फिर पेनल्टीज हटा दिए जो लगे थे, और जो एक्चुअल टैक्स अमाउंट था उसमें भी सेटलमेंट करके उन्होंने फिर क्या किया कि उनको थोड़ा सा कुछ अमाउंट बोला और बाकी का सेटल हो गया। सो दैट क्रिएटेड अ गुड इमेज ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। तो उससे क्या होगा कि बाकी लोग भी आएंगे। सो यहाँ पे हम लोग वही बोल रहे हैं कि हम लोगों को और फॉरेन कंपनीज को अगर इंडिया में बुलाना है, जिसका बेनिफिट क्या होगा, सबसे फर्स्ट बेनिफिट जो होगा वो होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। आप देखो, अगर हम लोग यहाँ पे मेट्रो है या फिर मोनो रेल है या ऐसे कोई दूसरे अगर हम लोग ट्रेन्स अगर जापानीज कंपनीज अगर यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। वो जापानीज आके यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे तो सिर्फ वो ऐसे नहीं है कि जापानीज लोग ही काम करेंगे, उसमें इंडियन इंजीनियर्स काम करेंगे। और वो जो इंडियन इंजीनियर्स काम करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स बनाना है तो हम लोग वो खुद से बना पाएंगे, है ना, हम लोग के पास वो एक्सपर्टाइज आ जाएगा। सो इसके लिए हम लोग उनको अलाव कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही बेस्ट वे में जो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के जो कंपनीज हैं उनको हम लोग अलाव कर रहे हैं इंडिया में, सो दैट इंडिया में भी वो टेक्नोलॉजी आ पाए जो उन्होंने खुद से रिसर्च एंड डेवलप किया हुआ है, जो हम लोग यहाँ पे नहीं कर पा रहे फिलहाल। सो इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ हम लोग को बनाने पड़ेंगे, जो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग ने उसके लिए क्या किया, एक वेना कन्वेंशन है ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज। अब ये जो वेना कन्वेंशन है ये ज़्यादा, अब ये कन्वेंशंस है, कन्वेंशन मतलब कंट्रीज कन्विंस हुए और उन्होंने अग्रीमेंट साइन कर दिया। लेकिन अब आप कन्विंस हो गए, अग्रीमेंट साइन तो किया, लेकिन जब तक आप अपने लोकल रूल्स में इसको अप्लाई नहीं करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिफाई करना, रेटिफाइंग दिस कन्वेंशन, वो जब तक नहीं करते तब तक इंडिया में ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, या इंडिया में ये सेम जो आपने यहाँ पे डिस्कस करके आए थे वेना कन्वेंशन में वो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सो अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द नीड फॉर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। सो फर्स्ट आपको क्या बोला है, द नीड फॉर अग्रीमेंट for double taxation arise before the conflicting rules in two different countries regarding chargeability of income based on the receipt and actual residential status. As there is no clear definition of income and taxability, therefore, which is acceptable internationally, an income may become liable to tax in two countries, है ना। सो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, सो अंडर अब जहाँ से आपका इनकम जनरेट होगा वहाँ पे वो टैक्स हम लोग भरेंगे। ये वर्ल्ड डेफिनेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है। तो हम लोगों ने क्या बोला, इन सच केस टू कंट्रीज हैव एन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट in which income is taxed only in one country, income is exempted in both the countries, or income is taxed in both countries but credited for tax paid in one country is given by against a tax payable in other country. सो मैंने क्या बोला, मैंने इंडिया में टैक्स भर दिया है तो जो मेरा होम कंट्री जो है वो मुझे क्रेडिट दे देंगे कि ओके ठीक है आपने वहाँ पे टैक्स भर दिया है, वी प्रोवाइड यू क्रेडिट, आपको यहाँ पे वो क्रेडिट के बेस के ऊपर आपका जो टैक्स है वो सेटल हो जाएगा, है ना, वो आपको उतना पे नहीं करना पड़ेगा। तो सपोज इट माइट पॉसिबल कि मैंने इंडिया में टैक्स पे कर दिया, अब इंडिया में मेरे पास से 20% टैक्स लिया, मेरे होम कंट्री में अगर मैं ये सेम इनकम के पे अगर टैक्स देता तो इट वॉज जस्ट 15%, तो मैंने 5% जो ज़्यादा पे किया है तो वो सब सेटल हो गया, थोड़ा सा क्रेडिट मुझे अपने कंट्री में मिल जाएगा, तो मेरा जो एक्स्ट्रा टैक्स गया वो कहीं ना कहीं वापस मेरे पास वापस आ जाएगा। सो इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिंग अंडर सेक्शन 90 ऑफ IT एक्ट, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट, हैज़ बिन ऑथोराइज टू एंटर इनटू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। याद रखो ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग बहुत टाइम से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सो IT एक्ट 1961 है जिसके अंदर सेक्शन 90 आएगा, सेक्शन 90 ऑफ IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को ऑथोराइज या इंडियन गवर्नमेंट को पावर मिला है वेयर इंडियन गवर्नमेंट कैन साइन अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट विद एनी XYZ कंट्री। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट्स कौन से, दो टाइप के, एक कॉम्प्रिहेंसिव है और एक लिमिटेड है। नाम पे से पता चल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विच कवर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इनकम, है ना, एंड लिमिटेड मतलब लिमिटेड इनकम, सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम ओनली, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, अब अगर हम लोग इनकम टैक्स की बात करेंगे, सो सपोज यहाँ पे वेल्थ टैक्स होगा, वेल्थ टैक्स मतलब मैंने यहाँ पे ऑफिस ओपन किया है, सो उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर आप मुझे गिफ्ट दे रहे, तो बहुत बार क्या होता है ना, मैं आपको कुछ अगर पे कर रहा हूँ ना तो मैं बोलूँगा कि भाई मैंने गिफ्ट दिया है, सो क्या होता है कि बहुत बार गिफ्ट के ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता है, गेटिंग, सो ये बहुत बार प्रॉब्लम आता है। एंड लिमिटेड में क्या होगा, लिमिटेड में हम लोग क्या बताएंगे, सिर्फ आपका जो इनकम है उसी के ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल डबल टैक्सेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज लिमिटेड टू शिपिंग एंड एयरक्राफ्ट प्रॉफिट ओनली, उसको छोड़ के बाकी के लिए कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। Now, next is the role of tax treaty in international tax planning. So सबसे पहले क्या बोला है, a tax treaty plays
फॉलोइंग रूल्स, जहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, आप जब कहीं ना कहीं उनको टैक्स एग्जेम्पशंस दे रहे हैं या टैक्स में बेनिफिट दे रहे हैं तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएंगे, आपका वो कंट्री के साथ ट्रेड फ्लो बनेगा, है ना। अब उसके साथ में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बिटवीन द टैक्स पेयर्स। मतलब अगर मैं इंडिया में टैक्स भरूंगा तो आप मुझे 20% चार्ज कर रहे हैं, यूएस में अगर मैं टैक्स भर रहा हूँ तो 15% ही चार्ज हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब दो कंट्रीज के बीच में अगर टैक्सेशन में अगर डिफरेंस है तो आपको दूसरे कंट्री में उतना क्रेडिट मिल जाएगा, ये आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज एड्स अ फिस्कल सर्टिनिटी टू क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन, प्रिवेंट इंटरनेशनल इवेजन। अब देखो यहाँ पे ना दो पॉइंट्स हैं, टैक्स एग्जेम्पशन एंड टैक्स इवेजन या अवॉइडेंस ऑफ द टैक्स। अब टैक्स एग्जेम्पशन जो है ना, दैट इज द लीगल वे। टैक्स एग्जेम्पशन मतलब जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप अगर यहाँ पे अगर मेडिक्लेम लोगे या फिर लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसमें आप जो भी पैसा भरोगे वो हम लोगों का सेक्शन 80C या सेक्शन 80D जो है इनकम टैक्स एक्ट में, उसके बेस के ऊपर आपको वो टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब उतना पैसा आपको टैक्स में नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया, वो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं आपने मेडिक्लेम में इन्वेस्ट कर दिया या फिर आपने उसके लिए अलग से अपना एक इंश्योरेंस बना दिया, या फिर आई कैन से कि आपने पीपीएफ अकाउंट बना दिए। पीपीएफ अकाउंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के जो लंबे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स और वैसे सब लंबे लंबे होते हैं, जैसे मेट्रो वाला अभी जो चल रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो पैसा रिक्वायर्ड रहता है ना, तो ये पीपीएफ अकाउंट अगर आप ओपन करके उसमें 1,50,000 तक का ईयरली आप पैसा उसमें डाल सकते हैं, और वो जो पैसा आप डालेंगे वो 15 साल के लिए वहाँ पे लॉक इन पीरियड में चले जाएगा, और इन 15 ईयर्स के बाद में ही वो आप रिलीज कर पाएंगे। सो अगेन यहाँ पे क्या बेनिफिट हो गया कि आपने ऐसे कोई जो गवर्नमेंट के कुछ सर्टन पॉलिसीज है उसमें आपने लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, जो गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, याद रखो। सो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपने जो वो पैसा वहाँ पे पीपीएफ में डाल दिया, अगेन वो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल गया। मतलब आपने लीगली गवर्नमेंट ने जो रूल्स वेज बताया उसके बेस के ऊपर आपने क्या किया, टैक्स को बचा लिया। अब टैक्स इवेजन का मतलब क्या होगा कि मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि भाई मेरा इतना इनकम हुआ ही नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ कि ओके मेरा मेरा जो रिवेन्यू जनरेट हुआ वो सपोज 5 करोड़ हुआ, लेकिन वो मेरा अगर मैं एक्चुअल जो चीज़ें बताऊंगा उसके बेस के ऊपर वो मेरा लॉस ही हुआ है, मतलब मैं रियल इनकम नहीं बता रहा हूँ, है ना। और जहाँ कहीं पे जो भी इनकम हो रहा है मैं बता रहा हूँ कि मुझे मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। सो मतलब मैं इनलीगल वे में टैक्स चोरी करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो वैसा नहीं होना चाहिए। सो इंटरनेशनल टैक्स अवॉइडेंस जो होता है, कंपनीज यहाँ पे टैक्स भरते ही नहीं है, या फिर यहाँ पे वो बताएंगे कि हम लोग प्रॉफिट में है ही नहीं, है ना। और जो लूपहोल्स होते हैं टैक्सेशन पॉलिसीज में, वो लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करते हुए वो बच जाते हैं ये सारे टैक्स भरने से। तो वो जो पॉइंट्स होते हैं ना वो इनलीगल होते हैं, तो हम लोग को क्या करना है, ये जो इनलीगल वे है ना वो प्रिवेंट करना है, एंड इसके लिए अगेन आपको डबल टैक्सेशन, ऐसे इंटरनेशनल टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत है। देन इंटरनेशनल टैक्स कलेक्शन की ज़रूरत है। जैसे देखो अभी वी हैव अ जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। तो अब अगर मैं बोलूँगा कि दो कंट्रीज़ के बीच में ऐसे ही हम लोग कोई टैक्स लेके आए, जिससे क्या होगा कि आपने एक कंट्री में अगर टैक्स भर दिया तो दूसरे कंट्री में वापस आपको वो टैक्स के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट टू अटेनमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स एंड अवॉइड डबल टैक्सेशन of income by allocating tax rights between source where income arise and the country of residence of the recipient, thereby promoting cooperation amongst the state in carrying their obligation and guaranteeing a stability in tax burden। मतलब आपके ऊपर अब अगर मैं 20% यहाँ पे भर रहा हूँ, 20% या 15% मैं अपने सोर्स कंट्री में भर रहा हूँ, मतलब होम कंट्री में भर रहा हूँ, 35% मेरा टैक्स हो गया। कौन इतना टैक्स भरेगा? अगर 35% में अगर टैक्स भरूंगा तो मैं बिजनेस करूंगा क्या, मेरा प्रॉफिट होगा क्या, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ बेनिफिशियल प्रोविजंस अंडर डबल टैक्सेशन। क्या बोला है, डबल टैक्सेशन ओवरराइड जनरल प्रोविजन ऑफ टैक्सिंग। अब यहाँ पे अगर हम लोगों का इनकम टैक्स एक्ट है तो उसको ओवरराइड करेगा, मतलब आपको इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, बराबर है।
तो इससे हम लोगों ने क्या किया, जैसे सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इट इज क्लियर दैट द असेस्ड हैव एन ऑप्शन ऑफ चूजिंग टू बी गवर्न आइदर बाय द प्रोविजन ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। मतलब आपको क्या करना है, या तो आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट अगर हम लोगों का हुआ है आपके कंट्री के साथ, तो आप वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाओ, या फिर आप इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आ जाओ, वहाँ पे आप टैक्स भर दो। तो अगर मैं यहाँ पे टैक्स भरूंगा तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के बेस के ऊपर मुझे नहीं करना है। सो आपके लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उसके बेस के ऊपर यू कैन चूज वन। लाइक यहाँ पे क्या बोला है, अंडर डबल टैक्सेशन बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी टैक्स ऑन एन इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड एज 10%, वेर एज इन इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के बेस के ऊपर अगर मैं टैक्स भरता था तो मुझे 20% पे करना पड़ता था। तो अब आपको क्या करना पड़ रहा है, एंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यू विल बी फॉलोइंग दिस प्रॉफिटेबल वन, है ना। So further in Income Tax Act itself does not levy any tax on some income, then tax treaty has no power to levy any tax on such income. Now model of double taxation, अब यहाँ पे देखो वापस वो सेम दो मॉडल्स जो है वो कंपेयर किए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो वी हैव टू मॉडल्स, एक OECD मॉडल है, एक UN मॉडल है। सो यहाँ पे OECD में क्या, दिस इज द टैक्सेशन कन्वेंशन ऑन इनकम एंड कैपिटल इशूड, कभी कभी हम लोगों ने इशू किया है इसके अंदर, ये देखो, एंड दिस इज द मॉडल ट्रीटी बिटवीन डेवलप कंट्रीज, है ना, ये डेवलप कंट्रीज में आ रहा है। दिस मॉडल एडवोकेट रेसिडेंस प्रिंसिपल दैट इट टू से इट लेज एम्फेसाइज ऑन राइट ऑफ वन स्टेट रेसिडेंट्स टू अ टैक्स। सो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं टैक्स भरूंगा इन शॉर्ट। UN मॉडल जो है ये आप देखेंगे, ये जो है ना, ये कन्वेंशन है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, मतलब सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम लोग ला गए, किसी को हम लोग ज़्यादा फेवर नहीं कर रहे। UN मॉडल गिव्स मोर वेट टू अ सोर्स प्रिंसिपल, मतलब अभी डेवलप कंट्रीज जो है, अब कॉल सेंटर यहाँ पे चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अगर US अगर अपने यहाँ पे कॉल सेंटर चलाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट उनका उसका बहुत ज़्यादा होगा US में कंपेयर टू व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। अब देखो कि US में मिनिमम सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ हर किसी का इनकम जो है वो 1.5 लाख तक होगा, ठीक है। अब उतना ही इनकम अगर मैं यहाँ पे 1.5 लाख में आपको 5 लोग मिल जाएंगे इंडिया में, है ना, जहाँ पे जो इनकम प्राइस में आपको 1% मिल रहा है US में, उतने ही इनकम प्राइस में इंडिया में आपको 5 लोग मिल रहे हैं। सो विच वन इज मोर बेनिफिशियल, दिस वन। सो अब प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बार डेवलप कंट्रीज जो है वो अपने बिजनेसेस डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में चालू करते हैं, और देन वो लोग यहाँ से प्रॉफिट कमा के वापस अपने यहाँ पे चले जाते हैं और टैक्स यहाँ पे नहीं भरते। सो वो जो प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए एंड डेवलपिंग कंट्रीज को वापस फेवर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एक इक्वल लेवल प्लेइंग ग्राउंड देने के लिए वी हैव UN मॉडल। और ये UN मॉडल क्या बोल रहा है कि आपको रेसिडेंस बेस्ड टैक्स ट्रीटी अप्लाई होगा। OECD के अंदर क्या था, रेसिडेंस प्रिंसिपल जो था वो अप्लाई था। हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई सोर्स बेस्ड प्रिंसिपल अप्लाई करो, मतलब जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ पे आप टैक्स भरो, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हम लोग के पास ये जो UN मॉडल है वो क्या बोल रहा है, टैक्सेशन ऑफ एन इनकम फ्रॉम फॉरेन कैपिटल वुड टेक इनटू अकाउंट expenses allocable to the earning of the income so that such income would be taxed on a net basis। नेट इनकम आपका कितना है उसके ऊपर हम लोग चार्जेस फाइल करेंगे, है ना। देन टैक्सेशन वुड नॉट बी सो हाई एज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। इतने भी हाई टैक्सेशन अप्लाई नहीं करेंगे 20-30%। इट वुड टेक इनटू अकाउंट एन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ शेयरिंग revenues with the country providing capital. In addition, UN Model Convention embodies idea that it would appropriate for a residence country to extend measure of a relief from double taxation. So अगर मैं सोर्स ऑफ इनकम पे UN मॉडल क्या बोल रहा है कि जहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ पे आपको टैक्स भरना ही है, एंड उसके साथ में वो क्या बोल रहे हैं कि भाई अभी आपके अपने टैक्स पेयर को रिलीफ दे दो। वो टैक्स पेयर को रिलीफ कैसे देंगे हम लोग, बाय एग्जेंटिंग देम टू पे टैक्स एट देयर होम कंट्री। US मॉडल इनकम टैक्स कन्वेंशन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो US का मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम OECD एंड UN। लाइक US मॉडल क्या बोल रहा है, US ने अपना खुद का टैक्स मॉडल बनाया, देखो कभी बनाया 1996 में, WTO साइन हो गया 95 में, जब WTO बहुत सारे कंट्रीज ने 95 में साइन किया उसके बाद में हुआ ये।
तो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, इट इज इंडिविजुअली थ्रू द रेडियल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल ट्रीटी क्लॉज अंडर OECD एक्ट। ये सो इंडिविजुअलिटी के बेस के ऊपर, इंडिविजुअलिटी मतलब हम लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई हम लोग रेसिडेंट टैक्स सोर्स टैक्स अप्लाई करेंगे या रेसिडेंस टैक्स अप्लाई करेंगे। हम लोग देखेंगे कौन सा कंपनी क्या है, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है और वो अपने कंट्री में कितना टैक्स पे करेगा, उसके बेस के ऊपर हम लोग बताएंगे कि इसको यहाँ पे टैक्स पे करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो ये बहुत रेडिकल स्टैंड हो गया उनका कि वो फिक्स नहीं बोल रहे कि भाई हम लोग सोर्स बेस्ड टैक्स अप्लाई नहीं करेंगे या रेसिडेंस बेस्ड टैक्स अप्लाई नहीं करेंगे। व्हाट दे आर स्टेटिंग कि हम लोग देखेंगे केस टू केस, हम लोग डिसाइड करेंगे। सो ये एक बहुत अलग वे है, मतलब यहाँ पे उन्होंने खुद से ही फ्रीडम ले लिया है कि वो कंपनी टू कंपनी डिसाइड करेंगे कि किसके पास से हम लोग कैसे टैक्स अप्लाई करें। तो सपोज अभी इंडिया के साथ उनका अच्छा है तो वो क्या करेंगे, इंडियन कंपनीज जो है उनको वो ये परमिशन अलाउ करेंगे कि आप भाई सोर्स बेस्ड टैक्स पे करने की जगह पे रेसिडेंट बेस्ड टैक्स पे करो, जिससे इंडिया के पास टैक्स आएगा। चाइना के साथ अभी उनका नहीं बन रहा है तो वो क्या करेंगे, चाइनीज कंपनीज जो भी आएंगे उनके ऊपर डबल टैक्स अप्लाई कर देंगे, है ना। एंड उनके रूल्स पॉलिसीज जो है उसमें वापस अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इन शॉर्ट उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है अंडर दिस। अब यूएस जो है वो एक वर्ल्ड लीडर है तो वो लोग ऐसे स्टैंड्स ले सकते हैं, यहाँ पे उनको कोई ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन इफ़ वी स्टार्ट टू अप्लाई द सेम थिंग तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग के हर एक कंट्री के साथ WTO में झगड़े चालू हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आपको क्या बोला है, वी हैव अ टैक्स एजेंट्स ऑफ नॉन रेसिडेंट अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द रेलिवेंस ऑफ ई-कॉमर्स क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है ये टॉपिक, आज नहीं होगा। सो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं। अभी तक मैंने जो भी कुछ बताया उसमें कोई डाउट है तो पूछो।